स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। बच्चों, आप लोग इंटरमीडिएट हिंदी की परीक्षा का प्रश्न पत्र देख रहे हैं, जिसमें देखिए ये पिछले साल 2024 का प्रश्न पत्र है, बोर्ड परीक्षा, यूपी बोर्ड परीक्षा का। बच्चों, अब प्रश्न पत्र को हल करना शुरू करते हैं और मेरा यह भरसक प्रयास रहेगा कि मैं जो भी प्रश्न हल करूं, उसके बाद जो बचे हुए 3 विकल्प हैं उनके बारे में भी चर्चा की जाए, ताकि आपका एक प्रश्न से ही कई प्रश्न तैयार हो जाए, कई उत्तर आपको समझ में आ जाए। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है, हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। तो बच्चों, समय सीमा अभी देखिए इसमें जो तीसरा विकल्प है, सन 1918 ईस्वी से सन 1938 ईस्वी तक। लेकिन आपके इंटरमीडिएट की किताब में 1922 से 1938 दिया हुआ है। तो अब इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, क्योंकि 1938 तक ही शुक्ल युग, या इस तरह भी कह सकते हैं छायावादी युग, इसको छायावादी युग भी कहते हैं। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत रहे। छायावाद युग 1918 से 1938 तक कुछ विद्वान मानते हैं, तो कुछ विद्वान 1922 से 1938 मानते हैं। तो हमारा जो तीसरा विकल्प है 1918 से 1938, अगर 18 नहीं होता 22 होता तो 1922 से 1938 हो जाता। प्रश्न पत्र का जो दूसरा प्रश्न है, ख, निम्नलिखित में से कहानीकार और उनके द्वारा लिखित कहानी का गलत युग्म है। यानी 3 जो विकल्प है वो सही है, लेकिन कोई एक विकल्प ऐसा है जो गलत है। तो पहला है देखिए इंसाल्लाह खां, तो ये रानी कितकी की कहानी सही है। रामचंद्र शुक्ल ने 11 वर्ष का समय लिखा था, ये भी सही है। और माधवराव सप्रे ने एक टोकरी भर मिट्टी लिखी थी, ये भी सही है। आपका जो चौथा विकल्प है, शिव प्रसाद सिंह जिंदगी और जोंक, यह जो रचना है जिंदगी और जोंक, यह अमरकांत की रचना है, शिव प्रसाद सिंह की नहीं है। तो आपके दूसरे प्रश्न का जो चौथा विकल्प है यह गलत युग्म है। तीसरा प्रश्न है, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। बच्चों, वासुदेव शरण अग्रवाल गद्य में देखिए पहला ही पाठ है, तो इनका है कला और संस्कृति। कला और संस्कृति इन्होंने निबंध लिखा है, लेकिन बाकी जो 3 और विकल्प हैं उनके बारे में भी चर्चा कर ली जाए। तो बच्चों, साहित्य का श्रेय और प्रेय लिखा है जैनेन्द्र ने, विचार और वितर्क लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और जो चौथा विकल्प है तुलसीदास चंदन घिस है, तो यह निबंध जो है, व्यंग्यात्मक निबंध जो है, हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया है। तो आप वीडियो में समझ पा रहे हैं, प्रश्न तो एक ही है, लेकिन जो बाकी बचे हुए 3 विकल्प हैं उसके बारे में भी चर्चा की जा रही है। इससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न तैयार हो सकता है। बच्चों, अब घ नंबर पर जो प्रश्न है देखिए, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण विधा की रचना है। तो बच्चों, ये सारी रचनाएं जो हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की ही हैं, लेकिन जो संस्मरण विधा की रचना है वह है दीप जले शंख बजे। इसमें बाकी जो 3 विकल्प दिया हुआ है, भूले बिसरे चेहरे, यह रेखा चित्र है, और रेखा चित्र इन्होंने 2 और लिखा है, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, ये भी इनके रेखा चित्र ही हैं। उसके बाद क्षण बोले कण मुस्काए, यह ललित निबंध है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का। धरती के फूल, यह लघु कथा है, और एक लघु कथा इनकी और है जिसका नाम है आकाश के तारे। अगला प्रश्न देखिए, वैचारिकी शोध और बोध की कृति के रचनाकार, तो बच्चों यह प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। अब देखिए दूसरे प्रश्न में क नंबर पे, भवानी प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में किस सप्तक में संकलित है। तो बच्चों, भवानी प्रसाद मिश्र दूसरा सप्तक में संकलित है। ख नंबर पे है, कौन सा काव्यांदोलन स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो बच्चों, यह छायावाद है। ग नंबर पर प्रश्न देखिए, बीती विभावरी जागरी, यह कविता प्रसाद जी की किस कृति में संकलित है। तो यह लहर कविता में संकलित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो गजानन माधव मुक्तिबोध को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। बाकी जो विकल्प है, जिसमें पहले नंबर पे है सुमित्रा नंदन पंत, तो इनको 1968 ईस्वी में पहली बार यह पुरस्कार मिला था चिदम्बरा पर। अब यह प्रश्न भी पूछता रहता है अक्सर परीक्षा में कि सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो यह चिदम्बरा है जो 1968 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर जो दूसरे हैं विकल्प में रामधारी सिंह दिनकर,
तो इनको 1972 ईस्वी में उर्वशी रचना पर इनको यह पुरस्कार मिला था। उर्वशी भी एक लंबी कविता है, प्रबंध कविता है रामधारी सिंह दिनकर की, जिसमें इन्हें 1972 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और जो तीसरा विकल्प है महादेवी वर्मा, इनको 1982 ईस्वी में यामा पर यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यामा इनकी रचना है, कविता है महादेवी वर्मा जी की, तो उसमें इन्हें 1982 ईस्वी में। तो एक बार फिर से आप याद कर लें कि सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में चिदम्बरा पर मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को यह पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में उर्वशी कविता पर मिला था, और महादेवी वर्मा को यामा पर 1982 में मिला था। और इस विकल्प में केवल गजानन माधव मुक्तिबोध हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। अंगद नंबर पर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी अज्ञे की काव्यकृति नहीं है? तो बच्चों इसमें देखिए कला और बूढ़ा चाँद, यह रचना अज्ञे जी की नहीं है। बाकी जो 3 विकल्प दिए हुए हैं, इंद्रधनुष रौदे हुए, ये ऐसा कोई घर आपने देखा है, आंगन के पार द्वार, की तीनों रचनाएं अज्ञे जी की हैं। लेकिन कला और बूढ़ा चाँद पंत की रचना है। इस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था 1960 ईस्वी में। तो ये आप याद कर लें कि कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है ना, कला और बूढ़ा चाँद पे पंत जी को कौन सा पुरस्कार मिला, या फिर कला और बूढ़ा चाँद को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, या फिर कला और बूढ़ा चाँद किसकी रचना है। ये तमाम तरह के प्रश्न आपके एक प्रश्न में ही तैयार हो जा रहे हैं। तो अज्ञे जी की रचना यह नहीं है, यह रचना पंत जी की है, और इस रचना को 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। बच्चों 10 नंबर के वैकल्पिक प्रश्नों के बाद अब आपके गद्यांश आधारित प्रश्न मिलेंगे। तो इसमें देखिए 2 गद्यांश दिया हुआ है, और जिसमें से दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। तो ये 5 प्रश्न दिए हुए हैं, अगर ये पाँचों कर लेंगे तो आपको मिलेंगे पूरे 10 नंबर। तो चलिए गद्यांश को पहले देख लेते हैं कि इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है। तो जब भी इस तरह गद्यांश दें, पहले आप अच्छे से उसको दोहराइए, पढ़िए, उसके बाद ही प्रश्नों को हल करिए। देखिए इसमें पहला प्रश्न है, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? तो इसका उत्तर यही होगा कि इसका उत्तर होगा, धरती माता की कोख में अमूल्य निधियाँ भरी हुई हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। बहुत आसान है, और यह 2 नंबर के लिए है। फिर दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी की देह को किसने और किस तरह सजाया है? तो इसका उत्तर भी देखिए इसी में है, पृथ्वी की देह को दिन रात बहने वाली नदियों ने, पहाड़ों को पीस पीस कर, अगणित प्रकार के मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। दूसरा प्रश्न का उत्तर ये हो गया है। बच्चों देखिए तीसरा प्रश्न है, अगणित और अभ्युदय शब्दों का अर्थ लिखिए। तो ये 2 नंबर के लिए है। अगणित शब्द का अर्थ होगा अनगिनत, यानी जिसकी गिनती न हो पाए, बहुत ज़्यादा संख्या हो। अभ्युदय, अभ्युदय का अर्थ होगा वृद्धि या उन्नति, इसमें से कोई भी एक लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो बच्चों यह जो पाठ है, यह राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है, और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। देखिए आपका 5वां प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश दिया हुआ है, इसका आप 2 से 3 या 4 लाइन में अच्छे से व्याख्या कर दीजिएगा, बहुत कठिन नहीं है। बच्चों दूसरा गद्य देखिए, इसमें है, हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए, जो यत पिंडे तद ब्रह्मांडे के न्याय के अनुसार समष्टि का जीवनमान प्रतिनिधि एवं उसका उपकरण है। भौतिक उपकरण मानव के सुख के साधन है, साध्य नहीं। जिस व्यवस्था में भिन्न रुचि लोग का विचार केवल एक औसत मानव से अथवा शरीर मन बुद्धि आत्मा युक्त अनेक ऐषणाओं से प्रेरित पुरुषार्थ चतुष्टयशील पूर्ण मानव के स्थान पर एकांगी मानव का ही विचार किया जाए, वह अधूरी है। हमारा आधार एकात्म मानव है, जो अनेक एकात्म समष्टियों का एक साथ प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है। एकात्म मानववाद के आधार पर हमें जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास करना होगा। तो प्रश्न इसमें देखिए पहला बन रहा है, मानव के सुख के साधन क्या हैं? तो बच्चों मानव के सुख के साधन भौतिक उपकरण, यहाँ देखिए दिया हुआ है, भौतिक उपकरण मानव के सुख के साधन है। हमें उत्तर भी गद्य के हिसाब से ही लिखना होगा, जो पैराग्राफ जो आपका दिया हुआ है अनुच्छेद, उसी से लिखना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास किस आधार पर करना चाहिए? इसमें देखिए यहाँ एकात्म मानववाद के आधार पर हमें जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास करना होगा।
उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, इसमें समष्टि तथा ऐषणा शब्दों का अर्थ लिखिए। तो बच्चों समष्टि शब्द का अर्थ होगा समूह या संपूर्ण, और ऐषणा ऐषणा शब्द का अर्थ होगा अभिलाषा या इच्छा या याचना, कोई एक शब्द आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश के पाठ का नाम है प्रगति का मानदंड और इसके लेखक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। फिर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या आसान है, आप उसे कर लीजिएगा। बच्चों चौथे नंबर पर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अब यहाँ पद्य दिया हुआ है और पद्य के आधार पर ही 5 प्रश्न दिए हुए हैं जिसके उत्तर आपको लिखने हैं। ये पहला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम। तो जब आप पद्य पढ़ेंगे तो अपने आप याद आ जाएगा। तो बच्चों एक बार पद्य पढ़ लेते हैं। कान दूत कहदो ब्रह्मदूत है प्रधारे आप, धारे प्रन फेरन को मति ब्रजवारी की, कहे रतन नाकर पै प्रीति रीति जानत ना, ठानत अनीति आनी रीति ले अनारी की, मान्यो हम कान्ह ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, तोहु हमें भावती न भावना अन्यारी की, जय है बनी बिगरी न बारिधि ता बारिधि की, बूंद ता बिलई है बूंद बीवस विचारी की। बच्चों जब हम एक पद्य पढ़ रहे हैं तो इससे स्पष्ट होता है यह उद्धव प्रसंग का है। तो इस पाठ का नाम जो है उद्धव प्रसंग है। इसके रचयिता का नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। ख नंबर का प्रश्न देखिए, गोपियों ने किसे और क्यों अनारी कहा है। तो बच्चों गोपियों ने उद्धव को अनारी कहा है क्योंकि उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का उपदेश दे रहे हैं, जबकि गोपियाँ अबला हैं, स्त्रियां हैं, फिर भी उन्हें यह काम करने के लिए कह रहे हैं। जब बड़े बड़े महात्मा लोग यह साधना करने में असफल हो जाते हैं और बड़ी कठिन तपस्या करते हैं, ऐसी दशा में भला स्त्रियां यह तपस्या कैसे कर सकती हैं, निर्गुण ब्रह्म को कैसे खोज सकती हैं, यह बात गोपियों के मन में आती है, इसीलिए गोपियों ने उन्हें अनारी कहा है। अगला प्रश्न देखिए, अनीति और भावती शब्दों का अर्थ लिखिए। तो बच्चों अनीति शब्द का अर्थ होगा अन्याय, और भावती भावती शब्द का अर्थ होगा अच्छा लगना। यानी यहाँ देखिए है ना, तो हूँ हमें भावती न भावना अन्यारी की, यानी उन्हें यह चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, यानी वो जो निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर आए हैं गोपियों के पास, तो गोपियों को यह चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, तो इसलिए भावती शब्द का अर्थ होगा अच्छा लगना, यानी अच्छा नहीं लग रहा है उन्हें। फिर देखिए अगला प्रश्न है, कान्ह दूत कैंधो ब्रह्मदूत है प्रधारे आप, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों इसमें अनुप्रास अलंकार है। फिर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश में देखिए दिया हुआ है आपका, जय है बनी बिगड़ी न बारिधिता बारिधि की, बूंदता बिलई है बूंद विवश विचारी की। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक बता रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं ब्रह्मा समुद्र की तरह है और गोपियाँ जल की बूंदों के समान हैं। समुद्र में जल की बूंदें मिल जाती हैं तो समुद्र पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन यदि बूंद समुद्र में मिल जाए तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जिस तरह बूंद समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व खो देता है, वैसे ही गोपियाँ भी यदि ब्रह्म में मिल जाएंगी तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अर्थात अगर वह कृष्ण का ध्यान करती हैं तो उन्हें एक नाम मिलेगा कि वह कृष्ण की भक्त हैं, लेकिन अगर वह निर्गुण ब्रह्म में मिल जाएंगी तो उनके सारे अस्तित्व समाप्त हो जाएंगे। यही बात इन पंक्तियों में कही गई है। अब देखिए बच्चों दूसरा भी पद्य है, उसका भी आप देख लीजिए। वैसे तो करना एक ही है, लेकिन यहाँ पर वीडियो में प्रश्न पत्र हल करना बताया जा रहा है, तो उस हिसाब से आपको दूसरा भी देख लीजिए। इसमें देखिए पद्य को पहले पढ़ लेते हैं। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने, मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले, मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। तो अब पाठ के हिसाब से देखिए, इसमें पहला प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम। बच्चों तो यह पाठ है मैंने आहुति बनकर देखा, या मैंने आहुति बनकर देखा पाठ से लिया गया है, और इसके रचयिता अज्ञे जी हैं। तो अज्ञे जी का कभी कभी पूरा नाम भी पूछ दिया जाता है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे।
दूसरा प्रश्न देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या जो है उसको दूसरा प्रश्न में दे दिया है। तो चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं। कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। तो यहाँ जो कवि हैं जीवन की सार्थकता को बता रहे हैं, यानी जीवन सार्थक कैसे है। जिस प्रकार कवि मानते हैं कि जिस प्रकार कांटे की श्रेष्ठता उसके नुकीलेपन में है, उसी प्रकार जीवन की मर्यादा संघर्ष और दुखों से लड़ने में है। कवि यह बताना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं होगा तो वह संघर्ष नहीं सीख पाएगा, वह संघर्ष करना नहीं जान पाएगा। इसलिए उसे जीवन के दुखों से लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, तभी वह उसका जीवन सार्थक होगा। अगला प्रश्न देखिए, दुर्धर और प्रांतर शब्द का अर्थ। तो बच्चों दुर्धर शब्द का अर्थ होगा कठिन, और प्रांतर शब्द का अर्थ होगा उपवन। अगला प्रश्न देखिए, जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों इसमें रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न देखिए, मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले, इसका तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इसका तात्पर्य है कि कवि हमेशा अपने प्यार का प्रतिफल नहीं चाहता। कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन को दुखों की वास्तविकता के साथ स्वीकार करे। यानी मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि अगर जीवन है तो उसमें दुख भी आएगा और सुख भी आएगा, तो दुख को भी स्वीकार करना चाहिए जिस तरह वह सुख को स्वीकार करता है। अर्थात कवि का ऐसा मानना है कि सच को हमेशा स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह अच्छा हो चाहे वह बुरा हो। उसके बाद देखिए बच्चों 5वें प्रश्न पर जीवन परिचय है। तो उसमें देखिए जीवन परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालना है, और यह शब्द सीमा 80 शब्द का है। कुछ बच्चे जो हैं गलती करते हैं कि वो जीवन परिचय को 3 से 4 पन्ने में लिख डालते हैं। तो ध्यान रहे 3-4 पन्ना भरना उद्देश्य नहीं होना चाहिए आपका। 80 शब्दों में मात्र उनका जीवन, कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, किस स्थान पर हुआ, उन्होंने क्या संपादन किया है, क्या रचनाएं उनकी रही हैं, उनकी भाषा शैली क्या रही है, और उन्हें कौन सी उपाधि मिली है, कौन से पुरस्कार मिले हैं, इन सभी का क्रम से आप लिख देंगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। बस यह ध्यान रहे कि सही रहे। ऐसा ना हो कि आप जीवन परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल का लिख रहे हो तो उसमें सारी सूचना आप अब्दुल कलाम जी का दे दें, तो इससे गलती हो जाएगी। तो इसका ध्यान रहे, और जन्म तिथि मृत्यु तिथि सही होनी चाहिए, रचनाएं सही होनी चाहिए। पे 5वें का ख नंबर पे भी देखिए यहाँ कवि का जीवन परिचय देना है और उनकी कृतियों पर प्रकाश डालना है। ये भी 80 शब्द में, भारतेंदु जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा। तो जो सबसे आसान लगे आप उसको लिख लीजिएगा। 6वें प्रश्न पे देखिए, बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर का चरित्र चित्रण। ये इसकी भी अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। बच्चों 7वें नंबर पर देखिए, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो आप लोग यह पहले से सुनिश्चित कर लें कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पूरा लिख डालते हैं, 5, 6, 7 जितने भी खंड काव्य सबका थोड़ा थोड़ा लिख डालते हैं। तो ऐसा कदापि ना करें, क्योंकि वह अतिरिक्त करके एग्जामिनर आपका काट देगा। उस पर कोई उत्तर आप उस उत्तर पे कोई नंबर आपको नहीं मिलने वाला है। आप वही खंड काव्य पढ़ें जो आपके ज़िले में चलता है, और ज़्यादा नहीं, बस उसका अंकवार घटना याद कर लें। जैसे अगर कोई खंड काव्य 5 अंक का है तो बस आपको ये फोकस करना है कि पहले अंक में कौन सी घटना घटी, दूसरे अंक में क्या हुआ, तीसरे अंक में क्या हुआ। इस तरह करते हुए अंक को याद करके आप अच्छे से उसको लिख सकते हैं। और चरित्र चित्रण लिखना है तो और अच्छा है। जो नायक है उसके बारे में आप 2-2 लाइन भी लिख देंगे उसके बारे में, तो भी आपको नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। लेकिन यह ध्यान रहे कि अति नहीं करना है, आपको वही चीज़ लिखनी है जो कि आपने किताब में पढ़ा हुआ है। और इस समय तो बिल्कुल आप लोग प्री बोर्ड की तैयारी में लगे होंगे, और बिल्कुल लगे रहना चाहिए। प्रयास रहे कि आप बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, प्री बोर्ड ना माने उसको, बोर्ड ही मान के परीक्षा दें, ताकि आप बोर्ड में बहुत अच्छा कर पाएँ। प्रश्न संख्या 8 पे देखिए, संस्कृत गद्यांश है जिसमें से 2 गद्यांश दिया हुआ है और करना कोई एक है, या 7 नंबर के लिए है। 8वें प्रश्न के ख नंबर पे देखिए, संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, यह भी 7 नंबर के लिए है। तो गद्यांश तो लगभग लोग कर लेते हैं, पद्यांश के बारे में थोड़ा सा चर्चा इसमें कर लिया जाए वीडियो में। ज्ञाने मौनम क्षमा सक्तो त्यागे श्लाघा विपर्य गुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रसवा इव। यह जो श्लोक है, पद्यांश है जो संस्कृत का, वह नृपति दिलीप पाठ से लिया गया है। तो संदर्भ सहित लिखना है, तो संदर्भ पहले लिखेंगे। और ये ध्यान रहे बच्चों कि जो 2 नंबर यहाँ देखिए बटा हुआ है ना, ये 2 नंबर आपका
उसी संदर्भ के लिए है। जब आप संदर्भ सही रखेंगे तो 2 नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। और ये ध्यान रहे कि संस्कृत में नंबर पूरा मिलता है। इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के निपति दिलीपः पाठ से लिया गया है। इसका अर्थ भी देख लें। ज्ञाने मौनम अर्थात वे राजा दिलीप की विशेषता के बारे में बताया जा रहा है इसमें। वे राजा दिलीप ज्ञानी होने पर भी मौन रहते थे, सत्यो क्षमा सक्तो और दंड देने की शक्ति होने पर भी क्षमा देते थे, क्षमाशील थे। त्यागे श्लाघा विपर्ययः दानी होने पर भी अपनी प्रशंसा नहीं चाहते थे। गुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रसवा इव, यानी उनमें ये सारे गुण थे और विरोधी गुण होने पर भी वे साथ साथ उत्पन्न हुए थे। यानी वह राजा दिलीप के साथ साथ ही उत्पन्न हुए थे। यानी सब कुछ रहने हुए भी वह कुछ भी ऐसा दिखावा नहीं करते थे। यानी दोनों गुण उनके अंदर विद्यमान थे। दूसरा श्लोक भी देख लीजिए। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भातिभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो बच्चों यह जो श्लोक है यह सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है। तो इसका अर्थ भी देख लीजिए। विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। यहाँ नीचे से अर्थ लगेगा विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, यानी विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। क्योंकि न चौरहार्यम यानी न चोर चुरा सकता है, न राजहार्यम न राजा द्वारा छीना जा सकता है, न भातृभाज्यम न ही भाइयों द्वारा आपस में बांटा जा सकता है, न च भारकारी और न ही यह बोझ बनता है। अर्थात व्यय कृते वर्धत, यानी यह जितना खर्च किया जाए उतना ही यह बढ़ता है। अर्थात विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ है। 9वें नंबर में प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। बच्चों आपको केवल 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। ये 2 प्रश्न आपके 4 नंबर के लिए हैं। कुछ बच्चे अगर चारों प्रश्न आता है तो चारों लिख देते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कोई मतलब नहीं है आपको एक्स्ट्रा समय देने का। आपको जो बहुत अच्छे से आए उसी का उत्तर दें। तो पहला प्रश्न है कात्यायनी कस्य पत्नी आसीत। तो बच्चों ये आत्मज्ञ सर्वज्ञ का प्रश्न है। कात्यायनी याज्ञवल्क्य पत्नी आसीत, कस्य की जगह हो जाएगा याज्ञवल्क्य। अगला प्रश्न है हंसराजः स्वदुहितरम कस्मै अददात। तो उसका उत्तर होगा हंसराजः स्वदुहितरम आत्मनः भागिनेयाय हंसपोतकाय अददात। तीसरा प्रश्न देखिए। हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापक कः आसीत। तो कः की जगह हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापक मदन मोहन मालवीय आसीत। अगला प्रश्न देखिए। बुद्धस्य पंचशील सिद्धांता के सन्ति। तो बुद्ध के पंचशील सिद्धांत क्या है? अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादम, ब्रह्मचर्यम इति। ये सभी बुद्ध के पंचशील सिद्धांत हैं। उसके बाद देखिए रस छंद अलंकार है, तो जिसमें आप इसको हल कर लीजिएगा। यह दो नंबर के लिए होता है। आप परिभाषा लिखेंगे तो 1 नंबर और उदाहरण लिखेंगे तो उस पर भी 1 नंबर। उसके बाद 11वें नंबर पर देख लीजिए निबंध है, जिसमें से किसी एक विषय पर लिखना है। भविष्य निर्माण में विद्यार्थी जीवन का महत्व, दहेज प्रथा एक अभिशाप, गोस्वामी तुलसीदास की प्रासंगिकता, देशाटन से लाभ, ग्राम्य विकास में मनरेगा की भूमिका। बाद बच्चों देखिए 12वां प्रश्न जो है व्याकरण, संस्कृत व्याकरण शुरू हो जा रहा है। तो इसमें देखिए चयनम का संधि विच्छेद है, तो इसका संधि विच्छेद होगा चेधन अनम। दूसरा है निश्चलः का संधि विच्छेद होगा निस्तन छलः। ये छोटा सा है जिसमें हलंत लगा हुआ है। तीसरा प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय का संधि विच्छेद। तो बच्चों पहला जो विकल्प है अंतर्धन राष्ट्रीय, यह सही होगा। ख में देखिए निर्विघ्नम में समास है, तो बच्चों इसमें अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न देखिए दशाननः में समास है बहुव्रीहि। 13 नंबर पे देखिए पूजितः शब्द में प्रत्यय है। पूजित अर्थात पूजा किया हुआ, पूज धातु में अक्त प्रत्यय लगा है, तो इसमें अक्त प्रत्यय है। दूसरा देखिए बुद्धिमान में प्रत्यय, तो बुद्धिमान में मतुप प्रत्यय है। जितने भी मान जहाँ आएंगे वहाँ मतुप होगा और वान जहाँ आएंगे वहाँ वतुप होगा। जैसे बलवान, अगर बलवान होता तो यहाँ पे वतुप होता व।
तो आपको इसी ट्रिक से पहचानना है इस चीज़ को। बच्चों ख नंबर पर देखिए, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम लिखिए। तो ये 2 नंबर के लिए है, तो आपको 1 नंबर विभक्ति बताने के लिए है और 1 नंबर उसका नियम लिखने के लिए। तो पहला देखिए, गृहम प्रति गच्छ, तो जो रेखांकित है इसमें विभक्ति है द्वितीया, इसमें द्वितीया विभक्ति है। और द्वितीया विभक्ति का नियम है अभितः परितः समया निकषा हा प्रति योगे अपि। इतना लिख देंगे, आपको ये 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए दूसरे में उपाध्यायः छात्रैः समम स्नाति, इसमें तृतीया विभक्ति है। और तृतीया विभक्ति का सूत्र है, नियम है सहयुक्ते प्रधाने, यानी सह के योग में सह साकम सार्धम समम। तो यहाँ देखिए समम है, तो जहाँ इस तरह का है वहाँ तृतीया विभक्ति हो जाएगा। इसमें नियम है सहयुक्ते प्रधाने। तीसरा है राज्ञः पुरुषः अस्ति, तो यह षष्ठी है। बच्चों यहाँ पे षष्ठी है, इसका नियम है षष्ठी शेषे। तो आपको फ़िलहाल में तो एक ही करना है, लेकिन यहाँ पे पेपर हल कराया जा रहा है, तो इस वजह से आपको पूरा पूरा बताया जा रहा है। देखिए आपको जो अंतिम प्रश्न है 14 नंबर पे, अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपके विद्यालय के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का वर्णन किया गया हो। तो ये प्रश्न आपका 8 नंबर के लिए है। उम्मीद है आप पत्र लिखना सीख लिए होंगे या सीख रहे होंगे। बच्चों बहुत कठिन नहीं है। और एक बार जब भी ये वीडियो देखें तो वीडियो देखने के बाद कोई भी एक प्रश्न पत्र हल करें और कम से कम समय में हल करने का प्रयास करें, तो निश्चित सफलता मिलेगी। और हमेशा 100 नंबर का प्रश्न पत्र है, तो आप उम्मीद करें कि आपको 100 में 100 ही पाना है। 33 नंबर तो केवल पास होने के लिए होता है, लेकिन बेस्ट करने के लिए मेहनत भी करना पड़ता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे मैं अगला पेपर भी लेके आऊँगी जो कि विज्ञान वर्ग के लिए होगा। तो आज धन्यवाद।